Hello students, welcome to Study Khazana. My name is Saloni Jain and today I'll be continuing the chapter Making of a Global World, that is the fourth chapter of your history textbook. Okay, so हमने कुछ topics cover कर लिए थे इस chapter के and the last topic that we had covered was trade in meat. Okay, कि कैसे मीट जो फूड आइटम है हमारा कैसे पॉपुलर हुआ, कैसे उसकी ट्रांसपोर्टेशन इजी हुई ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी एंड कैसे उसने ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों की डाइटरी हैबिट्स को इफेक्ट किया और कैसे उनको बेनिफिट किया. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट 19th सेंचुरी एंड कोलोनियलिज्म. ठीक है, इसमें बेसिकली इस टॉपिक में आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि कैसे धीरे धीरे लेट 19th सेंचुरी तक कोलोनियलिज्म बहुत हद तक फैल चुका था पूरे वर्ल्ड में और स्पेशली अफ्रीका में. कैसे डिफरेंट कॉलोनियल मास्टर्स ने, कैसे डिफरेंट रूलिंग कंट्रीज ने डिसाइड कर लिया था कि ये हमारा एरिया है, ये हमारा एरिया है एंड डिमार्केट कर ली थी बाउंड्रीज कि दिस एरिया बिलोंग्स टू अस. ठीक है, सो लेट्स रीड. While the expansion of trade improved the quality of life of many Europeans, it had negative implications for people of the colonized country. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. ये लाइन क्या कहना चाह रही है कि यूरोपियंस का जो लाइफस्टाइल है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनकी जो इनकम्स है, उनकी प्रोस्पेरिटी है, वो बढ़ गई थी, ऑफ कोर्स बढ़ती जा रही थी, बट एट द कॉस्ट ऑफ ऑल दोज डेवलपिंग, ऑल दोज कॉलोनाइज कंट्रीज. क्योंकि वो क्या करते थे मेनली, वो इन कंट्रीज को कॉलोनाइज करते थे, फिर इनके रिसोर्सेज यूज करते थे और उससे प्रॉफिट्स अर्न करते थे. तो ऑब्वियसली यूरोपियंस की प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही थी बट एट द कॉस्ट ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ दीज कॉलोनाइज्ड कंट्रीज. ठीक है, नाउ व्हेन यू केयरफुली ऑब्जर्व द मॉडर्न मैप ऑफ अफ्रीका, इट वुड अपेयर that most of the boundaries are straight lines. It appears as if someone had deliberately made those straight lines. आप देखेंगे अगर अफ्रीका का मैप, ठीक है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कंट्रीज के बीच में जो बाउंड्रीज हैं वो मेजॉरिटी ऐसे स्ट्रेट लाइंस हैं. ठीक है, इन 1885 ये क्यों है? ठीक है, द रीजन बिहाइंड दैट इज इन 1885 द बिग यूरोपियन पावर्स met in Berlin and demarcated the African continent for respective parts. That is how boundaries of most of the African countries appear as straight lines. मतलब बर्लिन में वो मिले और वहां पे उन्होंने अपना अपना बेसिकली रीजन्स बांट लिए. ठीक है, कि दिस रीजन बिलोंग्स टू अस. ठीक है, एंड दिस रीजन, हम बाकियों के रीजन में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे. तो सपोज ये ऐसा कुछ अफ्रीका का अगर मैं कॉन्टिनेंट रफली बनाऊं तो ऐसे उन्होंने अपने रीजन प्रॉपरली डिमार्केट कर लिए, प्रॉपरली बांट लिए, स्ट्रेट लाइन्स. ओके, सो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है दैट व्हाई डू वी सी स्ट्रेट बाउंड्रीज इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट, राइंडर पेस्ट और कैटल प्लेग. ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूं, पहले मैं ब्रीफ आपको कर देती हूं क्या है इसमें. एक्चुअली क्या था, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है, अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो मेनली लैंड और कैटल, इन चीजों पर डिपेंडेंट थी. उनकी जो इकोनॉमी थी, ठीक है, वो एज सच कोई सैलरीड लोग नहीं थे वहां पर, वर्किंग क्लास लोग नहीं थे वहां पे, मेनली अग्रेरियन पॉपुलेशन थी. ठीक है, जो लैंड पे और अपनी कैटल पे डिपेंड करते थे फॉर द पर्पस ऑफ लाइवलीहुड. ठीक है, क्या हुआ, यूरोपियंस ने क्या सोचा कि जब तक इनके पास ये सोर्सेज हैं लैंड या कैटल, तब तक ये हमारे लिए काम नहीं करेंगे, तो हमें वर्कफोर्स नहीं मिलेगी. तो यूरोपियंस ने क्या किया, दे इंट्रोड्यूस्ड अ कैटल प्लेग विच इज कॉल्ड राइंडर पेस्ट. कैटल प्लेग मतलब महामारी, एक पशुओं की महामारी फैला दी उन्होंने, राइंडर पेस्ट, जिसकी वजह से उनका लार्ज चंक ऑफ कैटल पॉपुलेशन गॉट वाइप्ड आउट, दे डाइड. ठीक है, ड्यू टू दिस एपिडेमिक. सो इस वजह से उनको मजबूरी में फोर्सिबली, ठीक है, नॉट बाय चॉइस बट बाय फोर्स, उनको अपना ऑक्यूपेशन बदलना पड़ा क्योंकि कैटल रही नहीं, तो उनको अपने लाइवलीहुड के लिए उनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, यूरोपियंस के लिए काम करने आना पड़ा. सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड दिस राइंडर पेस्ट. So let's read it now. Rinderpest is a disease which affects cattle. The example of rinderpest in Africa shows that even a cattle disease can widely alter the power equations in a geographical area. तो ये आपको लाइन जस्टिफिकेशन के लिए आ सकती है कि how a cattle disease can alter, can change the geographical equations in an area, the political equations, power equations in an area. ठीक है, Africa was, तो ये बैकग्राउंड है, Africa was the land of vast resources of land and minerals. Europeans had come to Africa to make fortune out of mining and plantation. But क्या प्रॉब्लम थी, but they faced a huge scarcity of labor. मैन पावर नहीं थी उनके पास.
There was another problem and that was that the local people were not willing to work in spite of being offered wages. क्योंकि उनके पास other sources of livelihood पहले से चल रहे थे. In fact, Africa was a sparsely populated continent and people's needs could be easily met with the available resources. There was simply no need to work for wages. Now, the Europeans applied various ways to force the people to work. पहले यूरोपियंस ने कुछ लॉज इम्पोज किए जिससे अफ्रीकन लोगों को फोर्स किया जाए काम करने के लिए, बट जब वो काम नहीं आए तब उन्होंने ये डिजीज इंट्रोड्यूस किया. सो सम ऑफ देम आर एज फॉलोज. हेवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड व्हिच कुड ओनली बी पेड बाय वर्किंग ऑन प्लांटेशंस एंड इन माइंस. यूरोपियंस ने क्या किया कि ठीक है, ये अगर काम नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम इन पे बहुत ह्यूज टैक्सेस इम्पोज कर देते हैं और जिनको ये अपनी जो नॉर्मल इनकम हो रही है लैंड से या कैटल से उससे नहीं मीट आउट कर पाएंगे, तो इनको हमारे पास आके काम करना ही पड़ेगा. बट दिस डिड नॉट वर्क. मतलब बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ उनका ये तरीका. नाउ इनहेरिटेंस लॉज वर चेंज एंड ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली वाज अलाउड टू इनहेरिट लैंड. दिस फोर्स्ड अदर्स इनटू लेबर मार्केट. तो लैंड था, ठीक है, पहले क्या होता था, फैमिली में सबको मिलता था लैंड, पर यूरोपियंस ने आके जबरदस्ती क्या लॉ लगा दिया कि नहीं, फैमिली में सिर्फ एक ही मेंबर लैंड को इनहेरिट कर पाएगा, बाकी लोग ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, तो बाकी लोगों को ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड ढूंढने पड़ेंगे. तो उन्होंने ये लॉ अप्लाई कर दिया. माइन वर्कर्स वर कन्फाइंड टू द कैंपस एंड वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली. जो भी लोग काम करने आए, ठीक है, उनके लिए, यूरोपियंस के लिए उनकी मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्ट कर दी ताकि वो काम पे ही ध्यान दें, सिर्फ काम ही करते रहें और आउटपुट ज्यादा दें. ठीक है. फाइनली राइंडरपेस्ट आया अफ्रीका में. अराइवल ऑफ राइंडरपेस्ट. राइंडरपेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन द लेट 1880s. इट वाज कैरिड बाय इन्फेक्टेड कैटल इंपोर्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर्स इन्वेडिंग इरिट्रिया इन ईस्ट अफ्रीका. तो बेसिकली उनकी डाइट के लिए, उनके फूड आइटम्स के लिए कैटल को लाया गया था जिसमें ये डिसीज था. Rinderpest spread in the African continent like the forest fire. It reached to the western coast of Africa by 1892, and within 5 years after that, it reached to the southernmost tip of the continent. Rinderpest wiped off 90% of the cattle population of Africa during this period. तो देखिए, जैसे अगर ये अफ्रीका है, ठीक है, तो ईस्ट अफ्रीका में जो सोल्जर्स थे उनके लिए लाया गया. धीरे धीरे ये वेस्ट अफ्रीका फैला, ठीक है, और धीरे धीरे ये फाइनली साउथ अफ्रीका, पूरा अफ्रीका में फैल गया. ठीक है. और इट वाइप्ड अबाउट 90%, विच इज अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ कोर्स, 90% ऑफ द कैटल पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका ड्यूरिंग दिस पीरियड. लॉस ऑफ कैटल मेंट लॉस ऑफ लाइवलीहुड फॉर द अफ्रीकन्स. ये मैंने आपको बताया कि वो बहुत मेजरली डिपेंडेंट थे इन लोगों पे अपनी सोर्स ऑफ इनकम के लिए. सो अब कैटल नहीं रही, तो दे हैड नो चॉइस बट टू वर्क एज लेबरर्स इन प्लांटेशंस एंड माइंस. Thus, a cattle disease enabled the Europeans to colonize Africa. ठीक है, तो एक कैटल डिजीज इतना ज्यादा पावरफुल टूल बन गया यूरोपियंस के लिए, ठीक है, उस कंट्री को कॉलोनाइज करने के लिए. सो दिस इज अबाउट राइंडरपेस्ट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया. सबसे पहले इंडेंचर्ड लेबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं. Indentured labor is a bonded labor who is hired on contract for a specific employer for a specific period of time. ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो लेबर को हायर करते हैं, और इसमें एक और चीज आप जोड़ सकते हैं कि इनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत हार्श होती हैं. ठीक है, हार्श वर्किंग कंडीशंस एंड जो वेजेस के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो भी बहुत ही अनसर्टन होते हैं. ठीक है, बेसिकली इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया जाता है, उसके बाद ये बंद जाते हैं. ठीक है, उसके बाद दे कैन नॉट गो बैक टू देयर कंट्री और देयर रीजन विदाउट कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट. सो वो होते हैं इंडेंचर्ड लेबर. नाउ मेनी पुअर इंडियंस फ्रॉम मॉडर्न डे बिहार, उत्तर प्रदेश, सेंट्रल इंडिया एंड ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु बिकेम इंडेंचर्ड लेबर्स इन सर्च ऑफ वर्क. ऑब्वियसली वो घूमते रहे और उनको फाइनली इस काम के लिए सेटल होना पड़ा. In the mid-19th century, these regions experienced many changes. Cottage industries declined. Land rents rose. Lands were cleared for mines and plantations. All this affected the lives of the poor. They failed to pay their rents, became deeply indebted. Indebted मतलब कर्जे में. And were forced to migrate in search of work. ठीक है, तो किस रीजन की वजह से उनको इंडेंचर्ड लेबर बनना पड़ा? इनकी वजह से. मैं हाईलाइट करूंगी क्योंकि जो और बाकी सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड थे वो खत्म होते चले गए.
These people were mainly sent to the Caribbean islands, Mauritius and Fiji. Many of them were also sent to Ceylon and Malaya. In India, many indentured laborers went to work in tea plantations in Assam. तो डिफरेंट जगह वो चले गए काम करने के लिए. नाउ कैसे फंसाया जाता था उनको? द एजेंट्स जो उनको रिक्रूट करते थे, जो उनको एम्प्लॉय करते थे, द एजेंट्स ऑफन गेव फॉल्स प्रोमिसेस एंड द वर्कर्स वर नॉट इवन टोल्ड अबाउट द प्लेस दे वर हेडिंग फॉर. The condition in the alien land was quite horrible for the workers. ये मैंने आपको बताया, harsh conditions ऊपर. They did not have any legal rights and had to work under torturous conditions. ठीक है. उनको ले जाने से पहले उनको बताया नहीं जाता था कि कहाँ आपको हम काम करने के लिए ले जा रहे हैं. And once they are there, वहां पे वो ट्रैप हो जाते थे. ठीक है. बहुत ही harsh working conditions होती थी और कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था तो they could not go back. But workers discovered their own ways of surviving. Many of them escaped into the wilds, though if caught, they faced severe punishment. Wilds मतलब कुछ जंगलों में भाग जाते थे वहां पहुंचने के बाद. Others developed new forms of individual and collective self-expression, blending different cultural forms, old and new. इसमें देखिए आपको बेसिकली देखने को मिलेगा कि उन्होंने कैसे अपने पेन को यूज किया डिफरेंट कल्चरल फॉर्म्स के साथ मिक्स करके अपने पेन को एक्सप्रेस करने के लिए. ठीक है, उसको कम करने के लिए. इसमें एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको बहुत सारे. In Trinidad, the annual Muharram procession was transformed into a righteous carnival called Hosei from Imam Hussein, in which workers of all races and religions joined. Similarly, the protest religion of Rastafarianism, made famous by the Jamaican reggae star Bob Marley, is also said to reflect social and cultural links with Indian migrants to Caribbean chutney music, popular in Trinidad and Guyana, is another to the Caribbean. Now, ये 3-4 example हैं. I'll just mark them for you. First is this, second is this, and third is chutney music, popular in Trinidad and Guyana, is another creative contemporary expression of the post-indenture experience. Post-indenture मतलब जो लेबर इस फेज से गुजर चुके हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में. These forms of cultural fusion are part of the making of the global world, where things from different places get mixed, lose their original characteristics and become something entirely new. तो क्या हुआ इस चीज में? बेसिकली इस प्रोसेस में लोग डिफरेंट रीजन्स से डिफरेंट रीजन्स की तरफ माइग्रेट हुए थे. ठीक है, तो उन्होंने अपने कल्चर को जहां वो जा रहे हैं उस कल्चर के साथ मिक्स किया. ठीक है, एंड समथिंग न्यू वाज फॉर्म्ड एंड ऑब्वियसली दे इंक्लूडेड देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन इट. ओके, so you can just memorize these examples to substantiate your answer. Now, from the 1900s, the Indian nationalists began to oppose the system of indentured labor. Obviously India में हमने पढ़ा किन किन रीजन से ये लेबर गई थी. तो क्योंकि it was very discriminating and very torturous for the labor, इसलिए Indian nationalists also started complaining. And finally this practice was abolished in 1921. Okay. Now, Indian entrepreneurs abroad. इसमें आपको बेसिकली पढ़ने को मिलेगा कि कैसे धीरे धीरे इंडियन मनी लेंडर्स, बैंकर्स ये सब डेवलप हुए. ठीक है, जैसे जैसे वर्ल्ड में डेवलपमेंट बढ़ी वैसे कैसे कैसे इन लोगों का धीरे धीरे इंट्रोडक्शन होने लगा और कैसे कैसे प्रॉस्पर करने लगे. ठीक है, शिकारीपुरी श्रॉफ्स एंड नाटुकोटाई चेतियार्स, ये कम्युनिटीज के नाम है, वर अमंग द ग्रुप्स ऑफ बैंकर्स एंड ट्रेडर्स फ्रॉम इंडिया. दे फाइनेंस एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इन सदर्न एंड सेंट्रल एशिया. बैंकर ट्रेडर हमें पता है क्या होते हैं, जो बेसिकली फाइनेंस करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को. ठीक है, एंड ट्रेडर भी थे ये लोग. दे हैड देयर ओन सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ मनी ट्रांसफर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इवन इन इंडिया. इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स ऑल्सो वेंचर्ड, तो ये तो एशिया हो गया. नाउ दे ऑल्सो वेंचर्ड इन अफ्रीका along with the European colonizers. The Hyderabadi Sindhi traders ventured even beyond European colonies. By 1860s, they established flourishing emporia at busy ports around the world. तो बेसिकली बताया गया है कैसे इंडियंस बेसिकली प्रॉस्परस होने लगे इस काम की वजह से. So, ये छोटा सा टॉपिक था. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम. तो देखते हैं कि इंडिया में क्या असर पड़ा, कि मतलब कौन सी एंटिटीज एक्सपोर्ट होती थी, कौन सी इंपोर्ट होती थी, कितनी ज्यादा होती थी, कि इंडिया को क्या फायदा हो रहा था या नहीं हो रहा था. तो लेट्स सी. हिस्टोरिकली फाइन कॉटन फ्रॉम इंडिया वाज एक्सपोर्टेड टू यूरोप.
After industrialization, the local manufacturers forced the British government to impose a ban on the Indian imports. तो बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉटन इंडिया से जाती थी डिफरेंट कंट्रीज में, इंक्लूडिंग ब्रिटेन, ठीक है. बट ब्रिटेन के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे, ऑब्वियसली उनको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा अगर इंडियन कॉटन जाएगी अच्छी क्वालिटी की. तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को फोर्स किया कि आप इंडियन कॉटन के इंपोर्ट पे बैन लगा दीजिए, और वो हो गया. दिस रिजल्टेड इन ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड कॉटन टेक्सटाइल्स फ्लडिंग द इंडियन मार्केट, ठीक है. तो पहले जो उल्टा फ्लो होता था, ठीक है, इंडिया टू सपोज ब्रिटेन, कॉटन जो जाती थी वो बंद हो गई. और अब क्या हुआ, अब ब्रिटेन से मैन्युफैक्चर्ड क्लोथ बन के आता था, ठीक है, इंपोर्ट होता था. नाउ द रिजल्टेड इन ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड फ्लडिंग द इंडियन मार्केट. अब इंडिया की तरफ आने लगा वो, ठीक है, बन के फिनिश्ड गुड्स. पहले इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था, वो बंद हो गया क्योंकि उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता था कॉटन, फाइन क्वालिटी कॉटन से. उसको बंद करके रिवर्स डायरेक्शन में आपका फ्लो शुरू हो गया. The share of cotton textiles in Indian export was 30% in 1800 and it declined to 15% by 1815 and to 3% by 1870s. तो ये जो फ्लो है ये, ठीक है, इंडिया से ब्रिटेन, ये धीरे 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 डिक्लाइन होता चला गया, ये, ठीक है, इंडिया से ब्रिटेन. During this period, indigo emerged as a major export item from India. Opium was the largest exported item from India and it was mainly exported to China. तो मतलब बेसिकली ब्रिटिशर्स ने बहुत ही क्लेवरली जो भी आइटम्स उनको इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, वो ही एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेते थे कि क्या एक्सपोर्ट होगा क्या इम्पोर्ट होगा इंडिया से और इंडिया को. तो कॉटन की एक्सपोर्ट बंद हो गई, कॉटन गुड्स की इम्पोर्ट स्टार्ट हो गई, एंड ओपियम इसका एक्सपोर्ट चालू हो गया इंडिया से, एंड इंडिगो, ठीक है, डाइंग एजेंट होता है इंडिगो, इन दोनों का एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया. एंड अगर आपको फ्रीडम मूवमेंट में याद हो, आपने पढ़ा हो कि इंडिगो का इस हद तक बढ़ गया था कि चंपारण एक जगह है बिहार में, वहां पर फार्मर्स को फोर्स किया जाता था इंडिगो उगाने के लिए ऑन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ देयर लैंड, पर्टिकुलर एरिया ऑफ देयर लैंड, ठीक है. नाउ ऑल्दो export of raw materials and food grains from India to Britain grew manifold, but import of finished goods from Britain also increased. तो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं, सपोज इंडिगो, ओपियम या फूड ग्रेन्स भी जाते थे बहुत, वो तो बढ़ ही रहा था इंडिया से ब्रिटेन, ठीक है, इंडिया से ब्रिटेन रॉ मटेरियल्स. बट ब्रिटेन से इंडिया जो आता था, इंपोर्ट आता था फिनिश्ड गुड्स का, वो भी बढ़े जा रहा था, ठीक है. दिस रिजल्टेड इन अ सिचुएशन इन विच ब्रिटेन वॉज हैविंग द ट्रेड सरप्लस. मतलब क्या ट्रेड सरप्लस का क्या मतलब है कि जो ब्रिटेन से एक्सपोर्ट आ रहा है इंडिया की तरफ वो ज्यादा था, एक्सपोर्ट ज्यादा था इंपोर्ट से, ब्रिटेन के केस में, ठीक है, ब्रिटेन की बात कर रही हूं मैं. ब्रिटेन से जो बाहर जा रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट सामान जा रहा है, दैट इज मोर देन द स्टफ इट इज रिसीविंग, द रॉ मटेरियल्स इट इज रिसीविंग. तो ट्रेड सरप्लस मतलब उसको रेवेन्यू मिल रहा है, अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है उसको. Now Britain used this surplus to balance its trade deficits with other countries, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन और इंडिया के ट्रेड रिलेशन में ब्रिटेन को ट्रेड सरप्लस हो रहा था, इसीलिए ब्रिटेन और भी कंट्रीज से ट्रेड करता था. तो जिन कंट्रीज के साथ ब्रिटेन को डेफिसिट फेस करना पड़ रहा था, वो डेफिसिट वो किससे कवर कर रहा था, इंडिया वाले सरप्लस से, ठीक है. That is with countries from which Britain was importing more than it was selling to. तो आई थिंक आपको डेफिसिट और सरप्लस का कॉन्सेप्ट पता ही होगा इकोनॉमिक्स से, कि अगर एक कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से तो मतलब उसको प्रॉफिट है, सरप्लस है, और अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो डेफिसिट चल रहा है, ट्रेड डेफिसिट, ठीक है. तो ब्रिटेन को जिन कंट्रीज के साथ डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट, वो उसको कंपेंसेट कर रहा था, कवर कर रहा था, किससे, इंडिया के ट्रेड सरप्लस से, ठीक है. दिस इज हाउ अ मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम वर्क्स. इट अलाउज वन कंट्रीज डेफिसिट विद अनदर कंट्री टू बी सेटल्ड बाय इट्स सरप्लस विद द थर्ड कंट्री. इसको मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है. ये आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा. इन अदर वर्ड्स, द बैलेंस ऑफ पेमेंट वॉज इन ब्रिटेन्स फेवर. बीओपी इकोनॉमिक्स में है आपके. इनकम फ्रॉम बैलेंस ऑफ पेमेंट वही होता है कि ट्रेड सरप्लस चल रहा है या ट्रेड डेफिसिट चल रहा है. Income from the Indian market was utilized by Britain to serve its other colonies, ठीक है, and also to pay home charges. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, home charges for its officials who were posted in India. तो
सबसे पहले तो जो ट्रेड सरप्लस ब्रिटेन को मिल रहा था उससे वो अपने डेफिसिट तो कवर कर ही रहा था, बाकी कंट्रीज के साथ जो उसका डेफिसिट हो रहा था वो तो कवर कर ही रहा था। साथ में उसने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर लिया, होम चार्जेस। इसमें क्या क्या होता था? होम चार्जेस इंक्लूडेड प्राइवेट रेमिटेंसेज होम बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स। रेमिटेंस मतलब आप इंडिया से जो पैसा कमाकर ब्रिटेन में भेज रहे हो उसको। इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेट, ठीक है, इंडिया के लिए जो भी बोरोइंग कर रहे हैं वो उसका जो भी इंटरेस्ट जा रहा है वो उसमें वो इंक्लूड करते थे। एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया, जो रिटायर हो चुके ब्रिटिश ऑफिशियल्स उनको भी वो इंडिया की अर्निंग से ही अपना पेंशन देते थे। सो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन का लेवल था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया की रिसोर्सेज का। नाउ इसमें आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि ब्रिटिश ने जो प्रॉफिट अर्न करता था, जो रेवेन्यू अर्न करता था, उसके क्या क्या यूजेस किए, ठीक है, तो उसको कैसे कैसे यूटिलाइज करता था ब्रिटेन। नाउ द इंटर वॉर इकोनॉमी। अब हम आएंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे, ठीक है, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी आएगी। तो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अच्छे से हमें पढ़ना है कि कब हुई, किनके बीच हुई, क्या इफेक्ट्स हुए इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Now, the interwar economy. The First World War was fought between two power blocks. On the one side were the Allies, that is Britain, France, Russia. Please remember these names. And later joined by the US. And on the opposite side were the Central Powers, that is Germany, Austria, Hungary and Ottoman Turkey. ठीक है, तो इन लोगों की, इन कंट्रीज के बीच ये मेनली वॉर हुई थी। ऑब्वियसली असर पूरे वर्ल्ड पे पड़ा था। The First World War wreaked large-scale havoc around the world in many senses. About 9 million people died, obviously, and 20 million people were injured in the wake of the war. तो men and material का लॉस तो हर वॉर में होता ही है, ठीक है। This was the first modern industrial war. It saw the ये आपका क्वेश्चन आ सकता है modern industrial war कि why is it called the first modern industrial war? Because it saw the use of machine guns, tanks, aircrafts, chemical weapons, etc. on a massive scale. ठीक है, these were all increasingly products of modern large-scale industry. पहली बार इतने बड़े लेवल पर इन सब वेपन्स का, इन सब मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड टूल्स का यूज हुआ था, ठीक है। एंड ऑल दीज टूल्स वर अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसीलिए इसको हम कहते हैं फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। To fight the war, millions of soldiers had to be recruited from around the world and moved to the front lines on large ships and trains. Most of the people who were killed or maimed were people from working age. This resulted in significant reduction in the number of able-bodied workforce in Europe. क्योंकि बहुत लार्ज आर्मी बनी थी लड़ने के लिए और बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ था हमारी मतलब आर्मीज का, इस वजह से जो फिजिकली फिट पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा वाइप आउट हो गई थी, ठीक है। ड्यू टू फ्यूअर अर्निंग मेंबर्स इन द फैमिलीज द हाउस होल्ड इनकम्स ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड इन यूरोप, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर लॉस हो रहा है हमारा मैनकाइंड का, तो अर्निंग पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है, यूरोप में। इसीलिए जो अर्निंग मेंबर्स थे फैमिली के वो धीरे धीरे कम होते चले गए बिकॉज ऑफ द वॉर, ठीक है। तो आप ये सब जितना आप पढ़ रहे हैं ये आप इफेक्ट्स ऑफ वॉर में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द इफेक्ट्स, द इल इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, या फिर इंडिविजुअल एस्पेक्ट में आ सकता है कि अच्छा हाउस होल्ड्स पे क्या असर पड़ा वॉर का, ठीक है, या इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा वॉर का। सो यू हैव टू प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली। नाउ मोस्ट ऑफ द मेन वर फोर्स्ड टू एंगेज इन वॉर एंड दिस वुमेन हैड टू रिप्लेस देम इन फैक्ट्री जॉब्स, क्योंकि जो मेन फोक थे, ठीक है, जो मेल्स थे उनको वॉर में लड़ने जाना पड़ा, इसीलिए टू अर्न फॉर द हाउस होल्ड women had to start working in the factories. Women were now working in those jobs which were earlier considered as male bastions. मतलब जो पहले सिर्फ मेल्स के लिए मानी जाती थी जॉब, अब वुमेन भी उसमें आने लगी। The war also led to snapping of ties between some major economic powers of the world. Britain had to borrow from the US to finance the war. Britain was in huge debt, ठीक है, क्योंकि वॉर लड़ रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट था वॉर में, तो वेपन्स, आर्मी, बहुत सारा एक्सपेंडिचर उसके ऊपर आ गया था। सो अल्टीमेटली उन्होंने बहुत ट्राई किया कि अपनी कॉलोनीज पर टैक्सेस बढ़ा दें, कॉमन डे आइटम्स के प्राइसेस बढ़ा दें, बट अल्टीमेटली उनको यूएस से बोरो करना पड़ा, ठीक है, पैसा। द वॉर ट्रांसफॉर्म द यूएस फ्रॉम एन इंटरनेशनल डेटर टू एन इंटरनेशनल क्रेडिटर। डेटर क्रेडिटर आपको पता ही होगा, इंटरनेशनल डेटर मतलब जिसके ऊपर कर्जा था
तो यूएस वॉर के टाइम पे कर्जदार कर्जे के अंदर दबा हुआ था, बट वॉर के टाइम पे कर्जे से बाहर आकर वो क्रेडिटर बन गया, ठीक है, जो पैसे दे रहा है, जो लेंड कर रहा है, ठीक है। नाउ यूएस एंड इट्स सिटीजन्स ओन्ड मोर ओवरसीज एसेट्स देन फॉरेन गवर्नमेंट्स और सिटीजन्स ओन्ड इन द यूएस, ठीक है, मतलब बेसिकली प्रॉस्परस हो गए यूएस के सिटीजन्स। नाउ वॉर के बाद क्या हुआ, पोस्ट वॉर रिकवरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। While Britain was preoccupied with war, industries developed in India and Japan. After the war, Britain found it difficult to regain its earlier dominant position in India. Similarly, it was unable to compete with Japan at the international level. At the end of the war, Britain was under huge debts from the US. बहुत पैसा उधार ले चुका था ब्रिटेन तब तक यूएस से। During the war, there was increased demand for goods, which resulted in economic boom in Britain. ऑब्वियसली वॉर टाइम में आपकी जो डिमांड होती है प्रोडक्ट्स की, वो बहुत स्पाइक अप कर जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वॉर के बाद वो नीचे आ जाती है, ठीक है। तो देखते हैं उसका क्या असर पड़ा। ड्यूरिंग द वॉर द डिमांड इंक्रीज, ठीक है। आफ्टर द वॉर एंडेड द डिमांड ड्रास्टिकली फेल टू कम इन ट्यून विद द पीस टाइम इकोनॉमी, ठीक है। वॉर के बाद कम हो गई डिमांड। अबाउट 20% ऑफ द ब्रिटिश वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब आफ्टर द वॉर। कैसे, मतलब आपको समझ आएगी क्या होगा। वॉर के दौरान जब डिमांड बढ़ी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी बढ़ गया, और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हमें लेबर ज्यादा चाहिए, बट जब वॉर के खत्म होने के बाद जब डिमांड गिर गई तो आपकी प्रोडक्शन भी गिर जाएगी, और प्रोडक्शन गिरेगी मतलब लेबर फोर्स कम चाहिए हमें, ठीक है। तो लेबर को फायर करने लगे वो, ठीक है। तो दे लॉस्ट देयर जॉब्स। बिफोर द वॉर ईस्टर्न यूरोप वॉज अ मेजर सप्लायर ऑफ व्हीट, बट ड्यूरिंग द वॉर Canada, America and Australia emerged as the leading suppliers of wheat because Eastern Europe was involved in war. ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं आप क्या पढ़ रहे हो, ये आप बेसिकली पढ़ रहे हो पोस्ट वॉर की, वॉर के बाद पोस्ट वॉर क्या हुआ, और स्पेशली ब्रिटेन के साथ, ठीक है, यूरोप के साथ स्पेशली क्या हुआ, तो ये आप अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, थर्ड मैं आपको बता रही थी फूड क्रॉप्स के बारे में कि वॉर से पहले, बिफोर द वॉर, ईस्टर्न यूरोप में एक अच्छी खासी वीट उगाई जाती थी और वो सप्लाई भी करता था, बट ड्यूरिंग द वॉर ईस्टर्न यूरोप इस चीज से हटके वॉर में लग गया, ठीक है। सो इसी मीनवाइल, इसी दौरान, वॉर के दौरान और रीजन्स में वीट उगने लगा, और रीजन्स इसके मेजर सप्लायर बन गए, जैसे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा, ठीक है। नाउ वंस द वॉर वॉज ओवर, द ईस्टर्न यूरोप resumed the supply of wheat. This resulted in a glut of wheat in the market and prices fell. Glut मतलब over production, over supply, ठीक है। मतलब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका से वीट था, ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसके बाद भी ईस्टर्न यूरोप वीट उगाने लगा। इस वजह से ऑब्वियसली क्या होगा, जितनी डिमांड नहीं है उससे ज्यादा प्रोडक्शन होने लगेगी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो आपके प्राइसेस गिर जाएंगे, ठीक है। दिस क्रिएटेड हैवॉक इन द रूरल इकोनॉमी, ठीक है। फर्दर ऑब्वियसली उनको लॉस होगा कि ओवर प्रोडक्शन हो रही है, माल बिक नहीं रहा है, और बहुत सारा जो आपका वीट था वो रॉट भी हुआ था, ठीक है। आप लिख सकते हैं दैट अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ rotted away due to lack of buyers, ठीक है, सड़ गया माल ऑब्वियसली। नाउ राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक है, तो वो तो हमने अब कर लिया। पोस्ट वॉर ब्रिटेन पे मेजरली, यूरोप पे मेजरली क्या असर पड़ा, ठीक है, वो डाउन, ऑब्वियसली उसकी इकोनॉमी डाउन चलेगी। नाउ अब हमने मास प्रोडक्शन और कंजम्पशन शुरू की, जो कि यूएस से मेनली स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये, आपको नाम से तो वैसे समझ आ रहा होगा। मास प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन एट अ लार्ज लेवल, एंड मास कंजम्पशन ऑल्सो कंजम्पशन एट अ लार्ज लेवल। तो देखते हैं कैसे स्टार्ट हुआ। द यूएस इकोनॉमी वॉज क्विक टू रिकवर फ्रॉम द आफ्टर शॉक्स ऑफ द वॉर ड्यूरिंग द 1920s। द यूनिक फीचर ऑफ द यूएस इकोनॉमी वॉज मास प्रोडक्शन। तो यूएस में स्टार्ट हुई थी सबसे पहले मास प्रोडक्शन, एंड ऑब्वियसली उसके बाद पूरे वर्ल्ड में फैल गई थी। हेनरी फोर्ड
द फाउंडर ऑफ द फोर्ड मोटर्स वॉज द पाइनियर ऑफ मास प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज। ठीक है, आप लोगों ने सुना ही होगा फोर्ड मोटर्स का नाम। तो उनके जो फाउंडर थे हेनरी फोर्ड, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था मास प्रोडक्शन का। तो देखते हैं कैसे किया था स्टार्ट। He adapted the assembly line of a Chicago slaughterhouse in which slaughtered animals were picked apart by butchers as they came down a conveyor belt, to his new car plant in Detroit. उन्होंने क्या किया, कन्वेयर बेल्ट हम सबको पता है क्या होता है, ठीक है, जिसपे आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक के बाद एक आते रहते हैं। ठीक है, इट कीप्स मूविंग फॉरवर्ड ऐसे। ठीक है, तो एक स्लॉटर हाउस की कन्वेयर बेल्ट को उन्होंने अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का असेंबली लाइन बना दिया। ठीक है, He realized that the assembly line method would allow a faster and cheaper way of producing vehicles. उनका आइडिया क्या था कि अगर मैं ऐसे प्रोडक्शन करूंगा, ठीक है, तो जो मेरे वर्कर्स हैं वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बिकॉज कन्वेयर बेल्ट पे क्या होता है, आपकी असेंबली लाइन में क्या होता है, एक के बाद एक विदाउट वेस्टिंग टाइम आपके पार्ट्स और जो भी टूल्स हैं वो आते रहते हैं। ठीक है, एंड यू हैव टू उन पे जो भी नेसेसरी प्रोसीजर करना है वो करके वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा आजकल सभी चीजें मास प्रोडक्शन ऐसे ही होती है असेंबली लाइन से। ठीक है, सपोज ये आपका प्रोडक्ट आया, इस पे आपने जो भी एडिशन करना है, जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो किया एंड ये आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद इसके पीछे एक दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा सेम, उस पे आप सेम प्रोसीजर करोगे, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, सो उनको लगा कि इस ऑब्वियसली तब ये मेथड न्यू था। ठीक है, और उनको लगा कि ये बहुत बेनिफिशियल मेथड है क्योंकि इट प्रोवाइड्स नो स्कोप फॉर वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, एक के बाद एक प्रोडक्ट आए जा रहा है, तो इसलिए उनको लगा असेंबली लाइन फोर्स्ड वर्कर्स to repeat a single task mechanically and continuously, such as fitting particular part to the car at a pace dictated by the conveyor belt. जिस स्पीड पे वो बेल्ट चल रही है, कन्वेयर बेल्ट, जिस स्पीड पे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसी स्पीड पे आपके वर्कर्स को काम करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ दिस वाज अ वे ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट पर वर्कर बाय स्पीडिंग अप द पेस ऑफ वर्क. Standing in front of a conveyor belt, no worker could afford to delay the motions, take a break, or even have a friendly word with a workmate. As a result, Henry Ford's cars came off the assembly line at 3-minute intervals, a speed much faster than that achieved by previous methods. Obviously, अगर कोई भी वर्कर रुकेगा नहीं बीच में, ठीक है, क्योंकि अगर रुक गया तो पीछे की सारी जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगी। ठीक है, एक के बाद एक आ रहे हैं तो स्कोप ही नहीं है रुकने का। ठीक है, एंड इस मेथड को धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉपी किया गया। नाउ मास प्रोडक्शन obviously it helped in increasing productivity, इसमें कोई डाउट नहीं है, it helped in increasing productivity and reducing the prices. Workers began to earn better in the US and hence had better disposable income. जो वर्कर उन फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, ऑब्वियसली उनकी स्पेशली हेनरी फोर्ड ने क्या किया था, उनको अट्रैक्ट, क्योंकि दिस वाज अ डिफिकल्ट जॉब। ठीक है, लगातार काम करना, तो कुछ वर्कर्स ने इनिशियली दे स्टेप बैक कि हम नहीं कर पाएंगे। सो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम, टू ल्योर देम, ही डबल्ड देयर वेजेस। ठीक है, उनकी सैलरीज बढ़ा दी, इस वजह से ऑब्वियसली दे बिकेम प्रॉस्परस। ठीक है, सो दे बिगैन टू अर्न बेटर एंड हेंस हैड बेटर डिस्पोजेबल इनकम्स. दिस क्रिएटेड ह्यूज डिमांड फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स. ऑब्वियसली उनकी इनकम बढ़ गई तो उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई, स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई तो यूएस में डिफरेंट गुड्स की डिमांड बढ़ गई. The car production rose from 2 million in 1919 to 5 million in 1929 in the US. Similarly, this was about cars. Similarly, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों बढ़ती गई यूएस में. ठीक है. Similarly, the production of white goods like refrigerators, washing machines, radio, gramophone, etc. increased manifold in the US. There was a housing boom as well in the US market. मतलब यूएस की पॉपुलेशन के पास बहुत पैसा आ गया एकदम से, तो हर फील्ड में ही उनकी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बढ़ती चली गई. हाउसिंग सेक्टर में भी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई. The demand could be further maintained because of the beginning of the higher purchase culture. वो क्या करते थे जो आज की डेट में भी बहुत पॉपुलर है कि क्रेडिट कार्ड कल्चर जो होता है कि ऑन क्रेडिट रिपेड इन वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट्स. आप ले लो पहले, ठीक है, एंड एक अमाउंट देके ले लो एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट्स. ठीक है, तो ईएमआई जिसको हम कहते हैं आज की डेट में, तो वो कल्चर वहां पर उस टाइम स्टार्ट हुआ और बहुत ही ज्यादा फैल गया. ठीक है. नाउ द हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम ऑफ द 1920s क्रिएटेड द बेसिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन द यूएस. Large investments in the housing and household goods seem to create a cycle of higher employment and incomes.
राइजिंग कंजम्पशन डिमांड, मोर इन्वेस्टमेंट एंड येट मोर एम्प्लॉयमेंट इनकम्स। तो ये एक साइकिल बन गई, ठीक है। सपोज अब फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाई, ठीक है, और उनकी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो उनकी डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो मतलब और सेक्टर्स में भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बढ़ेगा, ठीक है, और सेक्टर में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बढ़ेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी, उन लेबर की, उन वर्कर्स की इनकम बढ़ेगी। अब इन सब वर्कर को मिला, इनको हाउसिंग की नीड है, तो सबकी मिला के हाउसिंग की नीड बढ़ गई, और सिंस इनकी वेजेस तो अच्छी हो ही रही हैं, तो हाउसिंग सेक्टर में भी बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी आने लगी। तो एक साइकिल बन गई कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही है, कंजम्पशन भी, डिमांड भी, एंड वेजेस भी, ठीक है। बट ये बहुत टाइम तक स्टेबल नहीं रहा था। तो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में क्या हुआ था। ऑल ऑफ दिस मेड फॉर अ प्रॉस्परस यूएस इकोनॉमी। इन 1923 यूएस रिज्यूम्ड एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर। तो अपनी इकोनॉमी तो बढ़ रही थी, साथ में उसने बहुत ज्यादा पैसे लैंड करने भी शुरू कर दिए, ठीक है, उधार देने, ओवरसीज मतलब आउटसाइड द कंट्री। दिस ऑल्सो हेल्प्ड इन यूरोपियन रिकवरी एंड बूस्टेड द वर्ल्ड ट्रेड फॉर द नेक्स्ट 6 years। तो थोड़े टाइम तक सब कुछ बहुत प्रॉस्परस चला, बट देन क्या आ गया, ग्रेट डिप्रेशन। तो वो भी हमें अब पढ़ना है डिटेल में, तो देखते हैं उसमें क्या हुआ। नाउ द ग्रेट डिप्रेशन बिगैन अराउंड 1929 एंड लास्टेड टिल द मिड 1930s। During this period, most parts of the world experienced catastrophic declines in production, employment, incomes and trade। ठीक है, ये एकदम से आया एंड सब चीजों को इफेक्ट किया इसने, ठीक है। द डिप्रेशन वॉज कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। क्या क्या रीजंस थे? फर्स्ट, एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। तो याद करो हमने यूरोप में जैसे पढ़ा था कि मोर देन डिमांड सप्लाई हो रही थी, तो वो प्रॉब्लम थी एक। एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन वॉज अ मेजर प्रॉब्लम ड्यूरिंग द 1920s। More supply of farm produce resulted in lower price. Farmers tried to compensate by producing even more, and this created a glut of farm produce in the market, leading to further fall in prices. Farm produce rotted because of lack of buyers. ठीक है, तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जब हमने ईस्टर्न यूरोप का पढ़ा था, यही चीज सेम थी। तो ये बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे बढ़ गया कि आपकी जितनी डिमांड नहीं थी उससे ज्यादा सप्लाई होने लगा, प्राइसेस गिरने लगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के, और फार्मर्स बहुत ज्यादा डेट में आने लगे, एंड जो आपका माल था वो सड़ने लगा, रॉटेड अवे, ठीक है। नेक्स्ट आपका रीजन है विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स। तो अब जब वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन आने लगी तो यूएसए को डर लगने लगा, ठीक है। तो यूएस ने क्या किया, जितने लोन्स उसने दिए थे, ठीक है, वो सब वो वापस लेने लगा, ठीक है। नए वाले लोन बंद कर दिए उसने देने, एंड बाकी जो लिए थे वो विड्रॉ करने लगा, ठीक है। तो क्या ऑब्वियसली सबको प्रॉब्लम होगी जिन्होंने लोन्स उससे लिए थे। मेनी यूरोपियन कंट्रीज हेवीली डिपेंडेंट ऑन यूएस लोन्स, बट द यूएस लेंडर पैनिक्ड एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल। In the first half of the 1928, the US loan amount to about $1 billion, but within a year it was just $250 million। बहुत कम आ गया अमाउंट, ठीक है। Withdrawal of US loan affected many countries in various ways. Obviously, resource crunch, financial crunch आ गया एक, ठीक है। This led to collapse of many banks and currencies in Europe. The British pound sterling crashed during this period. Agricultural markets slumped in Latin America। तो all over the world देखो, यूरोप की करेंसी क्रैश कर गई, एंड ब्रिटेन की करेंसी क्रैश कर गई, और यूरोप में बाकी सारी कंट्रीज की करेंसी पर भी असर पड़ा, एक्सचेंज रेट्स पे असर पड़ा, एंड एग्रीकल्चर मार्केट भी डाउन आ गई लैटिन अमेरिका में। तो अब देखो वर्ल्ड के कोने कोने तक इसका असर पड़ा, ठीक है। नाउ द यूएस ट्राइड टू प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमी बाय डबलिंग इट्स इम्पोर्ट ड्यूटीज। इट ऑल्सो हैड अ डिटरेटिंग इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो यूएस ने क्या किया, लोन्स तो विड्रॉ कर ही लिए, साथ में उसने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इंपोर्ट्स कम हो जाए, उसने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। आई होप यू ऑल नो व्हाट इज इंपोर्ट ड्यूटी। तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी तो इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया, जिसका असर पूरे वर्ल्ड पे पड़ा। ऑफकोर्स जो भी कंट्रीज उसको इंपोर्ट कर रही थी उन सब पे पड़ेगा, एंड उन कंट्रीज के फर्क पड़ने से जो भी कंट्रीज उनके साथ डील करती हैं उन पे असर पड़ेगा। सो दिस इफेक्टेड द होल वर्ल्ड। The US was most severely affected by depression. Prices were falling and economy was in bad shape. US banks slashed domestic lending and called back loans। ठीक है, मतलब बंद कर दी। ओवरसीज लैंडिंग तो बंद कर ही चुके थे, डोमेस्टिक विद इन द कंट्री भी बंद कर दी। Household incomes fell in, many people were not in a position to repay the loan
which they had taken to buy homes and white goods. Unemployment level increased and banks were unable to collect loans. तो आप जितना भी बैड इकोनॉमी सोच सकते हैं वो सब होने लगा यूएस में. हाउस होल्ड इनकम ऑब्वियसली गिर गई एंड लोगों ने जो भी लोन्स लिए थे बैंक से दे वर नॉट इन अ पोजिशन टू रीपे देम. ठीक है, स्पेशली हाउसिंग लोन्स, जो बड़े अमाउंट के लोन्स लोगों ने लेने स्टार्ट किए थे. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली बढ़ेगी and banks were unable to collect the loans. As unemployment soared, people trudged long distances looking for any work they could find. उनकी जॉब्स यहां से जाने लगी तो वो दूर दूर ढूंढने लगे कि हमें कहीं भी कोई भी जॉब मिल जाए, वील डू इट. ठीक है, अब ऑब्वियसली बैंक्स ने लोन देने बंद कर दिए और उनको जो लोन ऑब्वियसली वो पहले दे चुके थे ऑलरेडी, उनके रीपेमेंट आने बंद हो गए थे, तो बैंक्स बैंकरप्ट हो जाएंगे. ठीक है, so the thousands of banks in the US went bankrupt and were forced to close. By 1933, over 4,000 banks had closed. Between 1929 and 1932, about 1,10,000 companies collapsed in the US. So banks, companies धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो गई. In most of the economies, a modest recovery began by 1935. So this was about the Great Depression. एंड अब हम पढ़ेंगे इंडिया और ग्रेट डिप्रेशन में क्या रिलेशन रहा, इंडिया पे क्या असर पड़ा. ऑब्वियसली बुरा असर तो सब कंट्रीज पे ही पड़ा, तो इंडिया का देखते हैं क्या था. द डिप्रेशन इन इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन. द डिप्रेशन अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी एज वेल. बिटवीन 1928 एंड 1934 द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया बिकेम नियरली हाफ. दोनों गिर गए. ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द व्हीट प्राइसेस इन इंडिया फेल बाय 50%. इन स्पाइट ऑफ फॉलिंग प्राइसेस ऑफ फार्म प्रोड्यूस, the government continued to demand the same revenue from the farmers. Thus, farmers were the worst sufferers in this situation. तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि फार्म प्रोड्यूस का जो प्राइस था एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का वो गिरता जा रहा था, तो ऑब्वियसली फार्मर्स की इनकम गिर जाएगी. बट गवर्नमेंट डिड नॉट कोऑपरेट. गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपकी इनकम जितनी भी हो, हमें तो उतना ही रेवेन्यू चाहिए जितना हम हमेशा से लेते आए हैं. ऑब्वियसली फार्मर्स सफर्ड. Many farmers were forced to utilize their savings, sell their lands and jewelry. Thus, India became a net exporter of precious metal during this period. So, in order to meet the revenue expenditure, farmers को जितनी भी उनकी savings थी, कहीं से भी पैसा तो लाना ही था. So, they used up all their savings and जो भी उनके पास sources थे, they used it all up. Now, the depression proved less grim for the urban. This was about farmers mainly. ठीक है. But the depression proved less grim for the urban dwellers in India. Less grim मतलब थोड़ा सा कम डिफिकल्ट था urban dwellers के लिए. Urban dwellers मतलब जो सिटी में रहते थे. Why? With falling prices, many urban landowners who received rents and salaried people found the life much easier. क्या हुआ? जो सैलरीड लोग थे, ठीक है, जिनकी सैलरी पे कोई असर पड़ा नहीं है सर ग्रेट डिप्रेशन की वजह से, या फिर जो लैंड ओनर्स थे जिनको रेगुलरली रेंट आता था, उनकी लाइफ पे इतना असर क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि एक तो उनको इनकम की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी फार्मर्स को हुई थी, एंड उनको जो प्राइसेस जो उनको पे करने पड़ रहे थे अब डेली आइटम्स के लिए वो गिर गए थे. ठीक है, तो ऑब्वियसली उनके लिए फायदा होगा. अंडर प्रेशर फ्रॉम द नेशनलिस्ट लीडर्स द इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोटेक्शन ग्रू which led to more investment in the industries. बिजनेसमैन बेसिकली, बिजनेसमैन को फायदा होने लगा. क्या कि जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने उनको इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन दी कि आप अपनी इंडस्ट्रीज चलाओ, ठीक है, बढ़ाओ रादर. ठीक है, तो अर्बन डेवलपर्स एंड इंडस्ट्रीज इनको इतना फर्क नहीं पड़ा था. फर्क ऑब्वियसली सबको पड़ा था, बट जितना फार्मर्स को, रूरल पीपल को पड़ा था उतना इनको नहीं पड़ा था. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. ठीक है, सो आपके 2-3 टॉपिक्स अब बचे हैं इस लेक्चर के. सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमें करना है एंड देन ब्रेटन वुड्स हमें करना है, एंड देन वील बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो वंस एंड देन रिपीट इट एटलीस्ट 2-3 टाइम्स. उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठेंगे दिमाग में, एंड आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दी टॉपिक्स. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो सून.